ईरान और इजराइल की जंग में जिस चीज ने दुनिया को सबसे ज्यादा हैरान किया है वो दरअसल ईरान की इफेक्टिव और हद से ज्यादा खतरनाक मिसाइल्स हैं। मगर अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आज का ये ईरान के जो वजूद में ही 1979 में आया है और वजूद में आते ही जिसके ऊपर अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देशों ने सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंधों की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क, इनके चैनल का नाम है और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, ईरान एक ऐसा मुल्क है जो एक टाइम में था कि उसकी कोई वैल्यू कोई वजूद नहीं थी। तमाम पाबंदियाँ उस पर लगने के बाद भी ईरान आज तारीख में बहुत ज़्यादा सुपर पावर समझ लीजिए, एक तरीके से कह सकते हैं। या उसकी जो मिसाइलें हैं उसकी पूरी वेस्टर्न मुल्कों को होश उड़ा रखा है कि उसने इतनी टेक्नोलॉजी कैसे इकट्ठा की, जो इतनी ऐसी सी मिसाइलें उसने बना ली जिससे सब लगभग डरते हैं। तो वो शख्स कौन है जिसने ईरान को आज यहाँ तक पहुँचाया है, आज उसी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के जरिए से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगा करे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में बताया करिए। तो चलिए बिना देरी पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ईरान और इजराइल की जंग में जिस चीज ने दुनिया को सबसे ज्यादा हैरान किया है वो दरअसल ईरान की इफेक्टिव और हद से ज्यादा खतरनाक मिसाइल्स हैं। मगर अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आज का ये ईरान के जो वजूद में ही 1979 में आया है और वजूद में आते ही जिसके ऊपर अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देशों ने सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंधों की भरमार लगा दी थी। हथियार खरीदना तो दूर, दुनिया के ज्यादातर देश जिस ईरान के साथ व्यापार तक नहीं किया करते थे, उस ईरान ने आखिर मिसाइल टेक्नोलॉजी को हासिल कैसे किया। आखिर कैसे उस दौर का कमजोर और गरीब ईरान आज के दौर की दुनिया का मिसाइल सुपर पावर बना बैठा है, जिसकी मिसाइल्स ने जहां एक तरफ रशिया जैसे ताकतवर देश को भी अपना दीवाना बना लिया है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देशों के होश उड़ा रखे हैं। आखिर कौन था वो एक कम उम्र लड़का कि जिसने ईरान को यहाँ तक पहुंचाया और जिसका एहसान शायद ये ईरान कभी नहीं भूल सकेगा। तो चलिए ईरान के मिसाइल सुपर पावर बनने की इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अभी ईरान के अंदर रेवोल्यूशन को एक साल भी नहीं हुआ था कि अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने की शुरुआत कर दी गई थी। ईरान की इस क्रांति ने अमेरिका, इजराइल और बाकी यूरोपियन देशों को तो परेशान किया ही था, मगर उससे भी ज्यादा परेशान थे अरब के वो आसपास के देश के, जिनको ये खतरा सता रहा था कि कहीं ईरान की आइडियोलॉजी हमारे यहाँ पर भी ना आ जाए और बिल्कुल ईरान की तरह हमारे यहाँ पर भी कोई क्रांति ना हो जाए। दूसरी तरफ ईरान को भी ये समझ आने लगा था कि अगर उसको लंबे वक्त तक सर्वाइव करना है, दुश्मनों से बचकर रहना है, तो हो ना हो उसको अपनी इस आइडियोलॉजी को सीमाएं पार करके आसपास के देशों में भी पहुंचाना होगा। बस इसी कश्मकश में अगले ही साल ईरान के पड़ोसी देश इराक के मशहूर लीडर सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। इस हमले में सद्दाम हुसैन को अमेरिका या फिर बाकी यूरोपियन देशों की बैकिंग भी हासिल थी और यहीं से आगाज हुआ था 8 साल तक चलने वाली उस जंग का, कि जिसको इराक ईरान वॉर के नाम से याद किया जाता है और जिस जंग ने दोनों ही तरफ से सैकड़ों या फिर हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जान ले ली थी। साथियों, इस जंग में 1984 में एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया था कि जब इराक ने ईरान के बहुत सारे शहरों पर लगातार बमबारी शुरू कर दी। इस लगातार की गई बमबारी को ही इतिहास में वॉर ऑफ सिटीज के नाम से याद किया जाता है। मामला यही था कि ईरान भले ही एरिया में या फिर मैन पावर में इराक से काफी बड़ा था, लेकिन अगर इकोनॉमिकली देखें या फिर टेक्नोलॉजिकली देखें तो इस मामले में वो इराक से काफी पीछे था। इसीलिए इराक को शुरू से ही उम्मीद थी कि वो बहुत जल्द ही ईरान को हराने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद और महीनों और सालों गुजर जाने के बाद भी ऐसा हो न सका, जिसकी वजह से अब ईरान के मशहूर शहरों के ऊपर बमबारी करने का फैसला किया गया और मकसद बिल्कुल साफ था कि ईरान के आम लोगों के मोराल को डाउन किया जाए। मतलब उनको अंदर से ये महसूस हो कि उनका दुश्मन बहुत ताकतवर है, वो बहुत कमजोर हैं और वो अपने दुश्मन से हार चुके हैं, या अगर हारे नहीं हैं तो कम से कम कभी जीत भी नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ इराक के इन खतरनाक हमलों का जवाब देने के लिए ईरान के पास शायद कुछ भी नहीं था। एयरफोर्स और आर्टिलरी वगैरह थी तो मगर हद से ज्यादा कमजोर। आर्टिलरी तो सिर्फ बॉर्डर सिटीज पर ही हमला कर सकती थी, रेंज के हिसाब से देखें तो लगभग 30 किलोमीटर दूर तक, जबकि एयरफोर्स की जो पहले से ही काफी लिमिटेड और कमजोर थी वो इराक के एडवांस रडार डिफेंस के सामने बेबस नजर आ रही थी। हालांकि ऐसी मुश्किल कंडीशन में भी ईरान के जेट 2 बार इराक के डिफेंस सिस्टम को तोड़कर वहां पर स्ट्राइक करने में कामयाब हो गए थे। तो कुल मिलाकर इराक लगातार एयर स्ट्राइक्स की मदद से डोमिनेट कर रहा था, जबकि ईरान कंप्लीटली बेबस नजर आ रहा था। इसी बेबसी के आलम में ही ईरान ने अब अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और दूसरे ऑल्टरनेटिव ढूंढने शुरू कर दिए। दूसरे ऑप्शंस पर नजर दौड़ाने के चक्कर में ही ईरान के दिल में मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करने का ख्वाब पैदा हुआ। हालांकि इस बड़े ख्वाब को पूरा करना एक ऐसी कंट्री के लिए लगभग नामुमकिन था कि जो ऑलरेडी दुनिया भर के सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंधों से घिरी पड़ी थी। अगस्त 1984 में IRGC मिनिस्टर मोहसिन रफीक दोस्त अपनी एक टीम को लेकर निकले, जिनका सीधा मकसद यही था कि किसी न किसी तरह से ईरान के लिए मिसाइल्स हासिल की जाएं। पहले तो वो सीरिया पहुंचे, जहां के उस दौर में लीडर थे हाफिज असद। उन्होंने ये कहकर ईरान को मिसाइल्स वगैरह देने से मना कर दिया क्योंकि उनके ये सारे सिस्टम सोवियत यूनियन द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, मगर वो फिर भी इस बात के लिए राजी हो गए कि मिसाइल्स प्रोग्राम में वो ईरान को लिमिटेड ट्रेनिंग दे सकता है। लेकिन ईरान के लिए परेशानी की बात ये थी कि ना तो ट्रेनिंग के लिए उसके पास ज्यादा लंबा वक्त था, और अगर वो ट्रेनिंग ले भी लेता तो उसके पास मिसाइल्स भी नहीं थी। उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया कहां पर जाता। तो इसीलिए ये टीम सीरिया से फौरन लीबिया पहुंची। वहां के लीडर
मुअम्मर गद्दाफी ने ईरान को मिसाइल्स देने की हामी भी भर दी और साथ ही में एक ऐसी टीम भेजने को भी कहा कि जो ईरान के लोगों को ट्रेनिंग देती कि आखिर ये कैसे लॉन्च होती है और कैसे इसके बाकी काम किए जाते हैं, मगर साथ ही बदले में कुछ डिमांड भी की। एक डिमांड तो ये थी कि ईरान एक अमेरिकन हॉक एयर डिफेंस बेस के लिए अपनी कंट्री देगा, जबकि दूसरी डिमांड बड़ी ही अजीब थी। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया था कि मुअम्मर गद्दाफी की तरफ से ईरान से ये डिमांड की गई थी कि जो मिसाइल्स उसको लीबिया से मिलने वाली हैं उनमें से 4 मिसाइल्स को वो सऊदी अरबिया या फिर कुवैत की तरफ छोड़ेगा। 2 महीने के बाद ही ईरान की जो फौज है मतलब IRGC उसने अपने आर्टिलरी डिवीजन के अंदर ही मिसाइल्स टीम भी एस्टेब्लिश कर ली, मतलब जिसका काम था कि अब वो मिसाइल्स वगैरह के मामलात को देखे। और उस टीम का कमांडर मतलब लीडर बनाया गया था हसन तेहरानी मुकद्दम को, कि जो उस दौर में बहुत कम उम्र हुआ करते थे। साल 1984 में अक्टूबर के महीने में हसन तेहरानी के जो उस वक्त 25 साल के थे और पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करते थे, वो लगभग 13 लड़कों की टीम लेकर सीरिया पहुंचते हैं। सीरिया जाने का मकसद था कि मिसाइल से जुड़ी हुई तमाम बेसिक ट्रेनिंग्स लेना, मतलब ये कैसे ऑपरेट होती है, कैसे लॉन्च होती है, बाकी तमाम चीजों को कैसे मैनेज किया जाता है। जाहिर है सीरिया तो ईरान से ऐसा करने का मतलब ट्रेनिंग देने का वादा कर ही चुका था। ये हसन तेहरानी और उनके तमाम बाकी लड़कों के लिए बहुत खास मौका था, क्योंकि ये लोग इतनी करीब से मिसाइल्स को पहली बार देख रहे थे। शुरुआत में तो माना जाता है कि सीरिया के इंजीनियर्स ने इन लोगों का मजाक भी बनाया था और फिर ये प्रेडिक्ट भी किया था कि इन लोगों की ट्रेनिंग के लिए कम से कम 3 साल चाहिए। लेकिन हसन तेहरानी और इनकी पूरी टीम में मिसाइल्स को लेकर जिस तरीके का पागलपन था, इन्होंने सीरियंस को हैरान करते हुए वो 3 साल की ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में ही कंप्लीट कर ली थी। और दूसरी तरफ वादे के मुताबिक 2 महीने के बाद ईरान भी लीबिया से अपनी फर्स्ट शिपमेंट रिसीव कर चुका था, मतलब उसको लीबिया 8 मिसाइल्स दे चुका था, जिन मिसाइल्स के साथ में लीबिया की तरफ से एक्सपर्ट्स की एक टीम भी भेजी गई थी। मगर तभी अचानक से न जाने क्या हुआ कि लीबिया से आने वाली वो एक्सपर्ट्स की टीम की जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो ईरान के लोगों को बताएगी कि इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे लॉन्च करना है, उसने ईरान छोड़ने का फैसला कर लिया और ईरान को बताया कि ऐसा करने का ऑर्डर हमारे लीडर मुअम्मर गद्दाफी की तरफ से दिया गया है और उनका कहना है कि ईरान की मदद करना बंद करो और फौरन अपने देश लीबिया वापस आ जाओ। इसके बाद ईरान एक बार फिर से अपने आप को बेबस पा रहा था, मगर तभी अचानक से हसन तेहरानी की जो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के लीडर थे, उनके दिमाग में एक आइडिया आया, या ये कह सकते हैं कि उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी। और वो अपॉर्चुनिटी ये थी कि मिसाइल की डीप अंडरस्टैंडिंग की जाए। उन्होंने सबसे पहले तो IRGC मिनिस्टर यानी मोहसिन रफीक दोस्त से इस बात की इजाजत ले ली कि जो मिसाइल्स ईरान को लीबिया से मिली हैं उनमें से एक मिसाइल उनको दे दी जाए, ताकि वो गहराई से पहले उसकी हर चीज को समझें, हर चीज को देखें और फिर अपनी तरीके से उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकें। हसन तेहरानी और उनकी इस पूरी टीम ने अपने इस मिशन के लिए पूरी जान लगा दी। दूसरी तरफ ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से भी इन लोगों को फुल हैंड दिया गया था। मार्च 1985 में आखिर ईरान के लिए वो ऐतिहासिक लम्हा आ ही गया कि जब ईरान की ये टीम अपनी फर्स्ट मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार खड़ी थी। ईरान ने अपनी इस पहली स्कर्बी मिसाइल के जरिए से इराक की उस ऑयल इंस्टॉलेशन पर हमला किया कि जो उसके किरकुक के इलाके के पास में मौजूद थी। इस मिसाइल लॉन्च को पूरे ईरान ने खूब सेलिब्रेट किया और जाहिर है इस चीज ने अब ईरान के लोगों को अंदर से जोश से भर डाला था। दोस्तों 1988 में जब इराक और ईरान की वॉर खत्म हुई तो ईरान के पास बाहरी ताकतों से मिली हुई कुछ मिसाइल्स मौजूद थी, लेकिन हसन तेहरानी को यह पता था कि फ्यूचर में ईरान के ऊपर आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए ये सब कुछ काफी नहीं है। इसीलिए उन्होंने अब ईरान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम को शुरू किया, जिसके तहत उनका मेन मोटिव यही था कि ईरान ऐसी लॉन्ग रेंज की अलग अलग तरह की मिसाइल्स बनाए कि जो फ्यूचर में ईरान के ऊपर किसी भी तरफ से आने वाले किसी भी तरह के खतरे को अच्छी तरह से टैकल कर सके। हसन तेहरानी की तरफ से शुरुआती दौर में ही 2 बड़े टारगेट सेट किए गए थे। पहला तो ये कि इतनी ज्यादा रेंज की मिसाइल बनाई जाए कि जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा वार कर सके, मतलब दूसरे शब्दों में कहूं तो ईरान के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल तक पहुंच सके। जबकि दूसरा टारगेट ये था कि इतनी प्रिसाइज भी हो कि अमेरिका के आसपास के देशों में जितने भी एसेट्स हैं वक्त पड़ने पर उनको भी टारगेट कर सके। बस फिर क्या था, ईरान वॉर से तो निपट ही चुका था, इसीलिए अब बड़ी तेजी के साथ मिसाइल प्रोग्राम पर काम शुरू कर दिया गया और हर गुजरते वक्त के साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी में ईरान ऊपर से ऊपर होता चला गया और हर कुछ महीने बाद या साल बाद कुछ ना कुछ मिसाइल टेस्ट होने की खबरें भी आने लगी। और जैसे जैसे ईरान का ये मिसाइल प्रोग्राम मोमेंटम पकड़ता चला गया, वैसे वैसे अब अमेरिका ने ईरान के ऊपर और भी ज्यादा सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। बेशुमार सैंक्शंस के बावजूद और अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के इन्हीं सैंक्शंस की वजह से लगभग आधी से भी ज्यादा दुनिया से कट जाने के बावजूद ईरान रुका नहीं। 1998 आते आखिरकार लंबे इंतजार के बाद ईरान मिसाइल टेक्नोलॉजी में इतना आगे पहुंच चुका था कि वो एक ऐसी मिसाइल टेस्ट करने के लिए तैयार खड़ा था कि जिसका नाम था शहाब 3 और जिसकी रेंज थी लगभग 1300 किलोमीटर, जो जाहिर सी बात है ईरान के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल तक आसानी के साथ पहुंच सकती है। इस मिसाइल के परीक्षण ने तो अमेरिका के चेहरे को परेशानी की वजह से या कह सकते हैं कि गुस्से की वजह से लाल कर डाला और उसने अब और भी ज्यादा कठोर तरीके से ईरान के ऊपर हर तरीके से सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद 2008 में ईरान ने अपनी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिज्जिल का परीक्षण किया कि जिसकी ऑपरेशनल रेंज लगभग 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जाती है। हद से ज्यादा रेंज का गोल अचीव कर लेने के बाद अब हसन तेहरानी के सामने बड़ा चैलेंज था CEP को रिड्यूस करना। सिंपल भाषा में कहूं तो मिसाइल की एक्यूरेसी को बढ़ाना। माना जाता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की तरफ से पर्सनली हसन तेहरानी को इस बात के ऑर्डर दिए गए थे। उनका कहना था कि हमारी मिसाइल्स की एक्यूरेसी को इतना ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि जब भी फ्यूचर में इन मिसाइल से कहीं पर भी हमला किया जाए तो आम लोगों की जान कम से कम जाए। फिलहाल आज का स्टेटस तो ये है कि ईरान के पास अलग अलग रेंज की बेशुमार मिसाइल्स पाई जाती हैं, इतनी कि शायद उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करने पर वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी। इवन अब तो ईरान उस हाइपरसोनिक मिसाइल को भी हासिल कर चुका है कि जो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 3 से 4 देशों के पास ही है। और हैरानी की बात तो ये है कि कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में ईरान शायद अमेरिका से भी आगे है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में सबसे ऊपर तो चाइना को माना जाता है, दूसरे पर रशिया को, जबकि तीसरे पर अमेरिका को ही रखा जाता था। लेकिन 2023 में जब से ईरान ने अपनी फतह हाइपरसोनिक
मिसाइल को दुनिया के सामने अनवील किया, तब से कुछ जगह पर यह दावा भी किया जाने लगा कि शायद ईरान अमेरिका से भी ऊपर है। इन तमाम चीजों से भी अलग हटकर अमेरिका और इजराइल को जो चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज। हाँ दोस्तों, ईरान ने अपने पूरे देश के अलग अलग इलाकों में खुफिया तौर पर जमीन के बहुत नीचे यानी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज बना रखी हैं, जहां पर ना तो कोई न्यूक्लियर अटैक का असर हो सकता है और ना ही ऊपर से कितने भी बॉम्ब गिरा दिए जाएं उनका कोई असर हो सकता है, बल्कि वहां से ईरान अगर कभी भी चाहे तो अचानक से खुफिया तौर पर किसी भी इलाके में अटैक जरूर कर सकता है। आखिर में बात करें अगर हसन तेहरानी की, तो ये बात है 12 नवंबर सन 2011 की कि जब ईरान के एक मिसाइल प्रोग्राम के बेस पर बड़ा धमाका होता है। इस बड़े धमाके में IRGC के 17 लोगों की मौत होती है और इन्हीं 17 लोगों में एक बड़ा नाम शामिल था ईरानियन मिसाइल प्रोग्राम के आर्किटेक्ट मतलब कि हसन तेहरानी का। ईरानी मीडिया की तरफ से बाद में ये खुलासा किया गया था कि ये एक एक्सीडेंट था, क्योंकि उस बेस पर मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ा हुआ ही कोई काम काज चल रहा था और उसी में ही वहां पर ये बड़ा धमाका हुआ था। फिलहाल तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा। ईरान के ताल्लुक से पूरी वीडियो थी। ईरान के इस्तेमाल जो मिसाइल मैन था उसके बारे में हमने जाना, और ईरान की जो मिसाइलें हैं वो वाकई बड़ी ताकतवर, बड़े पावरफुल हैं, जो हमने जाना इस वीडियो की जरूरत से। और कैसे वो यहाँ तक पहुँचा हमने ये भी जान लिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।